आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ रहे थे मधु काकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया है मधु काकरिया ने। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में अभी तक हमने पढ़ा, साथ ही पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक चित्रण भी पढ़ा। आइए पढ़ते हैं आगे का वृत्तांत। पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ते समय लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के ढेर सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने उनके कठिन जीवन की दिनचर्या से लेखिका को परिचित कराया। ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त मवेशी चराना, लकड़ियाँ ढोना इत्यादि काम करते हैं। आगे बढ़ने पर अब खतरनाक रास्ते थे। इंच भर भी अगर जीभ इधर उधर खिसकी तो सीधा घाटियों में। रास्ते भर जगह जगह चेतावनियाँ उन्हें खतरे का आगाज करा रही थी। खतरे का अंदाज लगाना बहुत ही मुश्किल था। चाय बागानों में काम करती स्त्रियां बोकू पहने थी। नदी के उफान सा उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा लेखिका को अच्छा लग रहा था। डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा और सघन हरियाली के बीच चटक लाल तरह का बोकू पहने एक युवती के सौंदर्य से लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि चीख ही पड़ी। युमथोंग पहुंचने के लिए लेखिका को लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। यह नन्ही सी शांत बस्ती है। लेखिका वहां तीस्ता नदी के किनारे बने लकड़ी के छोटे से घर में ठहरी। तीस्ता नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हुए लेखिका की आंखें भर आई, क्योंकि ज्ञान का नन्हा बोधिसत्व जैसे उनके भीतर उगने लगा कि वही सुख, शांति और सुकून है। वहाँ पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने इस लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ किया है। तीस्ता नदी का जल अंजलि में भरा तो स्मृति में कौंधा कि जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है, किंतु वह संकल्प की स्थिति में नहीं थी। एक कमजोर व्यक्ति की तरह उसके भीतर यह प्रार्थना उठी, भीतर का सारा हलाहल और सारी तामसिकताएं बह जाए इस बहती जलधारा में। रात गहराने लगी। रात गहराते ही हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने अपने संगी साथियों के साथ नाचने गाने का कार्यक्रम किया। लेखिका की सहेली मणि ने भी जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया। लायुंग में सुबह लेखिका बर्फ देखने की इच्छा से टहलने गई, किंतु एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। यदि वह कटावो जाए तो बर्फ ज़रूर मिलेगी। कटावो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं था, अतः अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था। यह लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाव का रास्ता खतरनाक तथा धुंध और बारिश से भरा था। पेड़, आकाश, घाटियाँ सभी पर बादल की परत थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। नार्गे ने उत्साहित होकर बताया कि कटावो हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मणि स्विट्ज़रलैंड घुमाई थी। उसने प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड से भी अधिक सुंदर, अधिक ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन नहीं इतना सुंदर है। स्विट्ज़रलैंड से कई ज़्यादा सुंदर है कटावो। कटावो के करीब आकर बर्फ से ढके पहाड़ दिखे।
साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ ही बर्फ थी। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। लेखिका के पांव झनझन करने लगे, मन वृंदावन हो उठा। ख्वाहिश हुई कि बर्फ पर लेटकर उस बर्फीली जन्नत को मन में भर के देखें, किंतु उसके पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे जूते नहीं थे। चाहा कि किराए पर ले लिया जाए, किंतु यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका को ये हिम शिखर आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। उसे लगा ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक ये वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी उसे देखकर क्षण भर के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। आगे लेखिका को ऐसे में मिल्टन की कविता याद आई। अपनी सहेली मणि से उसके बारे में पूछने पर उसने पाया कि वह तो किसी दूसरे ही सवाल में उलझी है। वह दार्शनिक अंदाज में कहती है, प्रकृति भी नायाब ढंग से सभी इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रहित करती है, गर्मियों में ये शिलाएं पिघलाकर जलधारा बन हमारे सूखे होठों को तृप्त करती है। मणि का कहना था, इन नदियों और हिम शिखरों का हम पर बहुत ऋण है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ लेखिका का सफर आगे बढ़ा। उन्हें ध्यान आया, यहाँ चीन की सीमा है। लेखिका ने देखा, कड़कड़ाती ठंड में ये जवान सीमा पर डटे रहते हैं ताकि हम लोग चैन की नींद सो सकें। लेखिका के लिए यह यात्रा एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। युमथोंग की घाटियों में अब एक नया आकर्षण जुड़ गया था। जितेन ने बताया, 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख में चोली दिखाती जीप जब युमथोंग पहुंची तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखर देखने पर युमथोंग थोड़ा सा फीका लगता है। वहीं एक चिप्स बेचती स्त्री से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसका उत्तर था। लेखिका को यह सुनकर अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर इतने खुश हैं। जब सिक्किमी स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। लौटती यात्रा में भी जितेन अनेक प्रकार की जानकारियाँ देता रहा। उसने बताया कि यहाँ गुरु नानक के फुटप्रिंट का पत्थर है। कहते हैं यहाँ उनकी थाली में से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, जिस कारण चावल जहाँ जहाँ चावल छिटक कर गिरे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसने खेदुम दिखाया और बताया कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। इस स्थान पर गंदगी फैलाने वाला मर जाता है, ऐसी मान्यता है। उसने बताया कि वे लोग पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करने वाले मर जाएंगे, ऐसी उनकी मान्यता है। लेखिका ने बताया, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। जितेन ने सुधारा, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। उसने फिर बताया कि युमथोंग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम के भारत के विलय के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जा सकता है। उसने अभी भी बनाए जा रहे रास्तों की तरफ संकेत किया। लेखिका के मन ही मन कहा कि हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। और यात्रा पर जीप आगे बढ़ने लगी। नमस्ते, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।